वो रात गुजर गई। अगला दिन भी कट गया। शाम हुई, गुलाबों के लिए बंद दरवाज़ा न खुला। शौकी पहलवान का जब और खौफ इस कदर मुसल्लत था कि मां की भी हिम्मत ना हुई कि दरवाज़ा खोल के उसे बाहर निकाले। शौकी पहलवान ने अपनी निगरानी में ही इसके लिए खाना और दीगर ज़रूरियात की चीज़ें कमरे में पहुंचा दी थी। दिन के वक्त शाज़मीना आई। शौकी पहलवान घर में मौजूद नहीं था। इन दोनों ने बंद दरवाजे से ही बातें की थी। शाम के वक्त दरवाज़ा खुल गया। गुलाबों ने कमरे से बाहर निकलकर देखा कि सामने सहन में बिछे हुए शहतूत पर शौकी पहलवान टांग पे टांग रखे इसे हुश्मगी नजरों से देख रहा था। माँ सहमी सहमी एक तरफ खड़ी थी। शौकी पहलवान ने सर्द लहजे में कहा, ऐ गुलाबो, मुझे उम्मीद है तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई होगी। वो बुझे बुझे से अंदाज में बोली, जी हाँ भैया, मैं समझ गई हूँ कि अपनी बात मनवाने का मुझे कोई हक नहीं, क्योंकि मैं इतनी कमज़ोर हूँ कि शौकी पहलवान की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए आपकी बात मानती हूँ। वो रणवी से बोला, मैं तुम पर कोई जबर नहीं करना चाहता था, बस तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। मुझे खुशी है कि जबर से ही सही तुम्हें समझ तो आ गई है कि मेरी बात मानने में ही भलाई है। अब शरीफ लड़कियों की तरह आगे भी बात मान जाओ। तुम अपनी सहेलियों को बुलाओ, मैं हाथ साथ रिश्तेदारों को भी दावत दे दूँ। परसों तुम्हारा निकाह पढ़ा कर रुसत करेंगे। इसने खामोशी से सर झुका लिया। एक तरह से इकरार कर लिया कि तुम ताकतवर मर्द हो। वैसे भी पहलवानों की ये बस्ती है, मुझ कमज़ोर लड़की की क्या हैसियत है जो हद से बढ़कर सरकशी दिखा सको। शौकी पहलवान घर से बाहर निकल गया तो माँ से लिपट लिपट कर फूट के रो दी। माँ भी बेबसी और दुख से इसे तसल्ली और दिलासे देते हुए रो दी। कुछ देर बाद दिल का गुबार हल्का हुआ तो इसने शाज़मीना को बुलाया। इसका घर साथ ही तो था। छत पे चढ़कर आवाज़ देकर इसे बुलाती थी। वो दोनों कमरे में जाकर बंद दरवाज़ा करके बैठ गई। वो दुख से शिकस्ता लहजे में बोली, हम लड़कियों के भी क्या नसीब है शानो, ना अपनी खुशी ना अपनी मर्जी। ज़िंदगी हमने गुजारनी होती है मगर फैसले दूसरे करते हैं। तुम बड़े हौसले वाली थी। मेरा ख्याल था कि तुम शौकी पहलवान को फैसला बदलने पर मजबूर कर दोगी, लेकिन एक दिन तुम भी कमज़ोर पड़ ही गई। गुलाबो सरगोशी में बोली, मैं कमज़ोर नहीं पड़ी। शानो कोई और चारा नहीं था कमरे से निकलने के लिए, इसलिए अब भैया के सामने सर झुका दिया है। अंदर से मैं अब भी बगावत के लिए तड़प रही हूँ। शानो टटोलती हुई नज़रों से उसे देखकर बोली, फिर क्या इरादे हैं तुम्हारे? क्या गुल्लू पहलवान से निकाह के वक्त इनकार करोगी? ये बताओ, तुमने शहरोज बाबू को पैगाम भेजा? क्या परवीन ने उनसे बात की थी? जी हाँ, परवीन ने शहरोज बाबू से बात की है। गुलाबो कुछ सोचते हुए बोली, तुम एक काम करो, जल्दी से परवीन के पास जाओ और उससे पूछो कि शहरोज बाबू ने क्या जवाब दिया। शानो तशवीश से बोली, शहरोज बाबू के लिए दमाश्क के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। क्या तुम समझती हो कि वह तुम्हारे लिए सारी रुकावटें तोड़ के आएगा? ऊपर यकीन लहजे में बोली, जी हाँ, मुझे यकीन है, वो ज़रूर आएंगे, मुझे इस दलदल से निकाल लेंगे। शहरोज दमाश्क बस्ती में आ गया। शहर से यहाँ तक का फासला 5 घंटों का था। इसने अपने घर वालों को दोस्तों के साथ मुल्क के शुमाली इलाकों की सैर का बहाना बनाया था। इसके पास अपनी हैवी मोटर बाइक थी। शहर के मेकअप आर्टिस्ट ने इसका हुलिया इस हद तक तब्दील कर दिया कि आसानी से पहचाना नहीं जा रहा था। इसकी लंबी लंबी सी दाढ़ी और मूछें थी, आंखों पे चश्मा था, सर के बालों का भी स्टाइल बदल गया था। दमाश्क पहुंचकर वो सीधा हालाजाद भाई रईस अहमद शफाई के पास मतब में आ गया। इस वक्त रात हो गई थी। रईस अहमद मतब बंद करने की तैयारी में था। एक गैर मानूस शख्स को मतब में दाखिल होते देखकर वो सवालिया नज़रों से इसे देखने लगा। शहरोज ने बगैर वक्त ज़ाया कि अपना तारुफ कराया और दमाश्क में अपनी आमद के मकसद के तहत से आगाह कर दिया। इसकी सारी बात सुनकर रईस तशवीश से बोला, शहरोज, तुम आग से खेल रहे हो। एक आशिक के जुनून से निकल कर सोचो, ये मामला इतना आसान नहीं। याद रखो, तुम्हें 2 बड़े पहलवानों और इनके दर्जनों पट्ठों से ही टक्कर नहीं लेना होगी, बल्कि अब्बा जान भी तुम्हारी मुखालफत में खड़े होंगे। इसने अज़म से कहा, मैं सोच समझ कर यहाँ आया हूँ रईस भाई। गुलाबों को पाने के लिए मैं सारी दुनिया से टक्कर लेने को तैयार हूँ। बस आप ये बता दें कि मेरी किस हद तक मदद कर सकते हैं। रईस चंद सानिये सर झुकाए सोचता रहा, फिर वाज़ेह अल्फाज में कहा, देखो शहरोज, ये एक नाजुक मामला है। शौकी पहलवान और गुल्लू पहलवान को अगर मेरी मामलत का पता चल गया तो बस्ती में हमारे लिए सख्त मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तुम जानते हो अब्बा जान बड़े वज़ादार इंसान हैं, वो पहले ही तुम्हें मना कर चुके हैं। इसलिए मेरी बात मानो, अव्वल तो इस इरादे से बाज रह जाओ, या फिर जो भी करना है अपनी जिम्मेदारी पे करो। शहरोज ने एक गहरी सांस ली। ठीक है रईस भाई, मैं आपको किसी मुसीबत में नहीं डालूंगा, बस मेरी इतनी मदद तो करें कि रात गुजारने के लिए कोई जगह दे दें। ठीक है, मतलब के ऊपर एक खाली कमरा है, इसमें जड़ी बूटियों की बू होगी, इसे बर्दाश्त कर लोगे? बस एक आखिरी गुजारिश है, परवीन से मेरी बात कराएं। आप परेशान ना हो, मैं इसे किसी मुश्किल में नहीं डालूंगा, बस गुलाबों तक एक पैगाम पहुंचाना है। रईस अहमद ने बादिल हादसा ये बात मान ली। शहरोज बालाई कमरे में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद परवीन झिझकती हुई अंदर दाखिल हुई। शहरोज ने परवीन को चंद बातें समझाई, वो कमरे से निकल गई। बाहर आसमान पे इब्तिदाई दिनों का चांद किसी दम गुरूब होने वाला था। इसके बाद एक गहरी तारीकी छा जाने वाली थी। घरों में रोशन बल्बों से अंधेरे का जोर किसी हद तक टूट रहा था। शहरोज ने मतलब के बालाई कमरे की बिजली बुझा दी। गुप्त अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में वो गुलाबों के चांद से चेहरे के अक्स देखते हुए घड़ियां गिनने लगा। इसके पास वक्त बहुत कम था, लेकिन इंतजार के लम्हे जैसे सदियां बनकर गुजर रहे थे। हर गुजरती साथ के साथ परवीन की वापसी का शिद्दत से इंतजार था। बहुत देर बाद कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। शहरोज झटके से उठा, तेजी से जाकर बिजली आग की। दरवाजे पे तवक्को के मुताबिक परवीन खड़ी थी। वो बोली, शहरोज भाई, मैंने गुलाबों से तफसीली बात की है, वो आपके साथ बस्ती से निकलने के लिए तैयार है।
इसने तमानत भरे लहजे में कहा, मैं जानता हूँ गुलाबो मेरा साथ देगी। परवीन को सब समझा के इसने रुखसत कर दिया। परवीन चली गई। शहरोज के दिल में आने वाली घड़ियों में बर्पा होने वाले मार्के के बारे में सोचकर एक सनसनी सी फैल गई। रघु के अंदर खून की गर्दिश एकदम कई गुना बढ़ गई। वो बेताबी से 12 बजने का इंतजार करने लगा। लम्हा लम्हा इस पर गिरा गुजर रहा था। ये किसी खौफ की वजह से नहीं बल्कि गुलाबो को अपनी जिंदगी में शामिल करने के जोश से हो रहा था। गुलाबो का दिल तेजी से धड़क रहा था। पूरे बदन में एक सनसनी सी दौड़ रही थी। आने वाले लम्हों के बारे में सोचकर दिल में हौल उठ रहे थे। साथ ही सरकश जज्बे अंदर धमाल भी कर रहे थे। रात बीतती जा रही थी। मोहल्ले की सारी लड़कियां चली गईं। सिर्फ शानो इसके पास मौजूद थी। कमरे की तन्हाई में दोनों सरगोशियों में बातें कर रही थी। शाहीना दुखी लहजे में बोली, गुलाबो तुम्हारी रुस्ती का दिन करीब आ गया है। क्या वक्त है कि ये रुस्ती किसी दुल्हन की शायाने शान नहीं हो रही। एक मजबूर लड़की अपने साथ होने वाली नाइंसाफी पर बागियाना रविश से हो रही है। खुदा जाने तुम्हारे नसीब तुम्हें किस तरफ ले जाए। इसने शिकस्ता लहजे में कहा, यह नसीबों की बात है शानो। क्या पता इस अंदाज की रुस्ती मेरे लिए खैर का बाइस हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा गुलाबो। और सच्चे दिल से बोली, तुम अपनी ज़रूरी चीज़ें एक बार फिर देख लो, मैं बाहर का जायज़ा लेकर आती हूँ। गुलाबो ने छोटे से बैग में अपनी ज़रूरत की अशिया भर ली। इसके पास कौन सा दुल्हन का जहेज था कि चीज़ें संभाली ना जाती। शौकी पहलवान ने इसकी शादी का फैसला तो कर लिया, मगर एक दुल्हन को रुख्सत करने के लवाजमात से महरूम रखा था। घर से निकलने की घड़ी आ गई। इसने दुख से बोझल आंखों से अपने कमरे पर तायराना नजरें डाली। आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर निकली। साथ वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से इसकी माँ चारपाई में सोई हुई थी। इसने गहरे सदमे और मोहब्बत के अलविदाई जज्बे के साथ माँ की तरफ देखा। एक लम्हा को इरादा डामाडोल हो गया। दूसरे लम्हे शहरोज की मोहब्बत और गुल्लू पहलवान की नफरत ने इसे हौसला दिया। एक गहरी सांस लेकर वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी। शानो इसके साथ साथ चल रही थी। सहन के दूसरी जानब शौकी पहलवान का कमरा था। इसका दरवाजा बंद था, अंधेरा भी था। गुलाबो और शानो इसके सामने बहुत एहतियात से गुजरकर बैरूनी दरवाजे तक आ गई। अंदर से चटखनी आहिस्ता से नीचे की। दरवाजा बेआवाज खोलकर दहलीज से बाहर कदम रख दिया। घर के बाहर कुशादा गली थी जो जरा आगे जाकर घूमकर बड़ी सड़क तक जाती थी। बड़ी सड़क करीबन 300 कदम दूर थी। मंसूबे के मुताबिक शहरोज अपनी मोटर बाइक के साथ गली के आहर में सड़क के पास मुंतजिर था। गली में रात के इस पैर मुकम्मल सुकूत था। घरों के सहनों में जलते बल्बों की हल्की हल्की रोशनियां दीवारें फलांग कर गली में उबल रही थी। इन मध्यम रोशनियों में दो साइड नजर आ रहे थे। दर दर करते दिलों के साथ वो दोनों तेज तेज कदम उठाते हुए इस मकाम की तरफ बढ़ रहे थे जहाँ शहरोज मौजूद था। कुछ आगे जाकर इन्हें गली के नुक्कड़ पर एक इंसानी हियोला दिखाई दिया। गुलाबों के अंदर जैसे जंगली घोड़े सरपट दौड़ने लगे। इसे तमानियत का भी एहसास हुआ कि बगैर किसी परेशानी के वो घर से निकल आई है। इसे इस बात की बड़ी खुशी थी कि घर से निकलते हुए इसे किसी ने देखा नहीं। इसे इत्तेफाक कहें या फिर शामत कि शौकी पहलवान की आंख ऐन उस वक्त खुली जब गुलाबो घर से फरार होने की तैयारी कर रही थी। शौकी पहलवान नींद से जागा तो उसे पानी की तलब महसूस हुई। देखा तो कमरे में पानी मौजूद नहीं था। वो कमरे से बाहर आ गया। बरामदे के आहर में पानी का नल लगा हुआ था। वो इस तरफ जाने लगा। चंद ही कदम चला था कि रात के सुकून में अचानक ही इसके कानों में बैरूनी दरवाजा खुलने की और बंद होने की आवाज पड़ी। पहला ख्याल जो दिमाग में पैदा हुआ वो ये था कि गुलाबो की कोई सहेली वापस घर जा रही होगी। ये सोचकर वो नल से बाहर आ गया। गिलास भर कर पानी पिया। किसी ख्याल के तहत गुलाबो के कमरे की तरफ देखा। दरवाजा नीम खुला हुआ था। अंदर बल्ब जल रहा था मगर कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो मुतजस्सिस था, कमरे के करीब आ गया। नीम बाद दरवाजे से अंदर जाकर देखा कमरा खाली था। इसने गुलाबो का नाम लेकर आवाज दी, कोई जवाब नहीं आया। इसने दरवाजा पूरा खोल दिया। कमरे में चीजें बेतरतीब सी पड़ी थी। गुलाबो या इसकी सहेली मौजूद न थी। इसने सोचा शायद बाथरूम में गई होगी। बरामदे में खड़ा होकर जरा इंतजार किया, फिर गुलाबो का नाम लेकर जोर से पुकारा। इसके कमरे में दोबारा गया। बाथरूम में जाकर देखा, किचन में भी देखा, कहीं इसके आसार नहीं थे। एकदम इसकी छठी इसने किसी गैर मामूली वाक़े की नवीद सुनाई। वो इस तराबी हालत में दौड़ने के अंदाज में बैरूनी दरवाजे की तरफ गया। दरवाजे के पट बंद थे मगर कुंडी खुली हुई थी। इसने झटके से दरवाजा खोल दिया। बाहर नीम रोशन गली सुनसान थी। इसने दूर दूर तक नजरें दौड़ा के देखने की कोशिश की। तारीखी ऐसी थी कि 15-20 कदम से आगे की चीज नजर नहीं आती थी। वो गली में गया। इसे हदशा था गुलाबो किसी सरकश जज्बे के तहत कोई इंतहाई कदम उठा सकती थी। वो घर में नहीं थी। दरवाजा भी मशकूक अंदाज में खुल गया। ऐसे में शौकी पहलवान के दिल में शुबहात का पैदा होना अनहोनी बात नहीं थी। गली में वो अंदाजे से एक जानिब तेज तेज कदम चलने लगा। वो लहीम शहीम था। इसकी रफ्तार इतनी तेज नहीं थी। इसके अलावा बेदार होकर गुलाबों को तलाश करने तक का वक्त भी गुजर चुका था। वो गली में कुछ आगे आया कि अचानक इसके कानों में किसी मोटरसाइकिल के स्टार्ट होने की आवाज पड़ी। इसका दिल डर कर रह गया। कदम मजीद तेज कर लिए। कुछ आगे गया तो इसे गली के आहर में मोटरसाइकिल और चंद हियोले दिखाई दी। इनमें 2 साए मोटरसाइकिल पर सवार थे। एक साया करीब खड़ा था। शौकी पहलवान ने इस्तरारी तौर पर चीख कर इन्हें आवाज दी। मोटरसाइकिल के इंजन के शोर में इसकी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच पाई। कुछ ही देर बाद मोटरसाइकिल स्टार्ट होकर आगे बढ़ी। दूसरा साया कुछ देर इस जगह खड़ा रहा, फिर पलटकर वापस गली की तरफ आया। शौकी पहलवान ने अपने दाएं बाएं देखा। इससे करीब ही कचरे का ड्रम नजर आया। वो तेजी से कचरे के ड्रम के करीब छुप गया।
वो साया तेजी से चलता चलता इसके करीब आया। इसने झपट कर इसे पकड़ लिया। तवक्को के मुताबिक वो शाहीना थी। उस अचानक उस्ताद से वो सख्ते सी हालत में आ गई। शौकी पहलवान ने इसे चोटी से पकड़कर जोर जोर से झटके दिए, फिर घुरा कर कहा, कमीने साफ साफ बता दो गुलाबो किसके साथ भाग गई है। वो खौफ से थर थर कांप रही थी। शौकी पहलवान ने इसे इस शिद्दत से पकड़ा हुआ था कि दर्द से कुराहते हुए बोली, मुझे छोड़ दे, मेरा कोई कसूर नहीं, गुलाबो अपनी मर्जी से गई है। इसने दूसरे हाथ से शाहीना को तमाचा मारा, फिर जहरहूंद लहजे में बोला, तुम्हारा इसमें कितना कसूर है ये बाद में पूछूंगा, पहले मेरी बात का जवाब दो, मोटर बाइक पे कौन था? वो कपकपाती हुई आवाज में बोली, वो शहरोज बाबू था, गुलाबो को लेकर शहर की तरफ चला गया है। शाज़मीना इसका नाम ना लेती तब भी शौकी पहलवान के दिलो दिमाग में इसी का नाम गूंज रहा था। अब तो शक की कोई बात ही नहीं थी। इसने होठ बीच कर गुस्से से कहा, कमीनी तू इस वक्त घर की तरफ जा, तुमसे मैं बाद में निपट लूंगा, पहले इन दोनों को पकड़कर चीर फाड़ के आता हूँ। ये कहकर वो अपने पहाड़ जैसे जिस्म को तेज से चलाते घर की तरफ आ गया। इसके पास पुराने मॉडल की जीप थी। गांव की कच्ची और शिकस्ता सड़कों के लिए बहुत मुनासिब गाड़ी थी। इसने जल्दी से जीप निकाली, तेजी से इसका रुख गली की तरफ मोड़ दिया जहां गुल्लू पहलवान का घर था। वो गुल्लू पहलवान को अपने साथ शरीक करके शहरोज और गुलाबो के ताकुब में जाना चाहता था। शहरोज की हैवी बाइक तेजी से कच्ची सड़क पर दौड़ रही थी। सड़क पर जगह जगह गड्ढे थे, ऐसे में मोटर बाइक उछलती हुई आगे बढ़ रही थी। गुलाबो ने मजबूती से इसकी कमर के गिर्द बाजुओं का हल्का बना रखा था। कच्ची सड़क 14-15 मील तवील थी। रास्ते में दाएं बाएं खेत और मकान थे, कहीं छोटे मोटे टीले थे। आगे जाकर ये सड़क दरिया पार करके दूसरी जानब जाती थी। पुल के उस पार पक्की सड़क थी जो तकरीबन 40 मील के बाद इस हाईवे से मिलती थी जो शहर को जाती थी। हाईवे पर मजीद 2 घंटे का सफर तय कर उन दोनों को शहर पहुंच जाना था। शहरोज और गुलाबो के आगे अभी एक तवील सफर था। ये पहला मरहला यानी कच्ची सड़क का 15 मील का फैसला उनके लिए बेहद मुश्किल सफर था। कहते हैं मुसीबत कभी बूझ कर नहीं आती, इस तरह अचानक तो बोझ लेती है कि शामत आ जाती है। इन दोनों ने आधा सफर तय किया था कि मोटर बाइक का टायर फट गया। टूटी फूटी सड़क ने पहिए को बेकार कर दिया। शहरोज शहर से ऐसी अफरा तफरी में धमास आया कि पंक्चर लगाने का सामान इसके पास मौजूद नहीं था। बाइक से उतरकर दोनों परेशानी की हालत में सड़क के साथ खड़े हो गए। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। आसमान पर टिमटिमाती सितारों की रोशनी ऐसी थी कि इन्हें 10 फुट से ज़्यादा फासले पर कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी। वो दोनों इस वक्त एक वीरान पहाड़ी इलाके में मौजूद थे। सड़क के एक तरफ पथरीले टीले थे, दूसरी जानब नशेब में दरिया बह रहा था। दूर दूर तक किसी आबादी के असरात नहीं थे। गुलाबो घबराए हुए लहजे में बोली, शहरोज बाबू अब क्या होगा और हम आगे कैसे जाएंगे? शहरोज ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र मत करो गुलाबो, सब ठीक हो जाएगा। आप मेरा वाहिद सहारा है, मुझे कोई फिक्र नहीं, मगर आगे जाने के लिए कोई जरिया भी नहीं। यहाँ आसपास कोई ऐसी बस्ती भी नहीं। रात के ऐसे वक्त में हमें कोई गाड़ी भी नहीं मिल सकती। क्या हम पैदल आगे जाएंगे? शहरोज ने कहा, मेरे अंदाजे के मुताबिक पुल तक 5-6 मील का फैसला बाकी है। पुल के दूसरी जानब किसी गाड़ी मिलने की उम्मीद है। बेहतर होगा हम पैदल ही सफ़र तय करें। आपकी बाइक का क्या बनेगा? कैसे यहीं छोड़ देंगे? कुछ देर सोचता रहा, फिर मोटर बाइक की हेडलाइट जलाकर टीले की तरफ घसीट कर ले गया। टीले के साथ बड़े बड़े पत्थर थे। इसने कहा, मोटर बाइक इन पत्थरों के पीछे छुपा दूंगा, आगे हाईवे के पास कोई ट्रैक्टर ट्राली मिल जाएगी, वहाँ होटल भी है, तुम्हें किसी महफूज जगह छोड़कर ट्रैक्टर ट्राली यहाँ ले आऊँगा। इसने मोटर बाइक टीले के साथ एक चट्टान के पीछे खड़ी की। चट्टान इतनी बड़ी थी कि मोटर बाइक उसके पीछे छुप गई थी। सड़क पर से मोटर बाइक दिखाई नहीं दे रही थी। जब तक चट्टान के पीछे जाकर कोई ना देखता, इसे मोटर बाइक नजर ना आती। इसके बाद वो दोनों पैदल ही आगे बढ़ने लगे। गहरी रात में इस वीरान इलाके में चलते हुए गुलाबो के दिल में कहीं खौफ था, लेकिन वो शहरोज की मौजूदगी में बहुत पुरजोश और पुरुम्मीद थी। करीबन आधा मील का फासला तय किया था कि अचानक ही रात के सुकूत में इन्हें किसी गाड़ी के इंजन की शोर सुनाई दिया। दोनों ने इस्तरारी तौर पर पलट कर देखा। उनके कुछ फासले पर एक गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई दी। वो दोनों ठटक कर रुक गए। दोनों के दिल उछल उछल कर सीनों की दीवारों से टकराने लगे। गुलाबो सहम कर बोली, ये गाड़ी हमारे ताकुब में आ रही है, शायद शौकी भैया को मेरे घर से भाग निकलने का पता चल गया हो। शहरोज ने कहा, मत डरो, ये सड़क है, मुमकिन है कोई और गाड़ी हो। तुम तो कह रही थी कि घर से निकलने की किसी को कोई खबर नहीं हुई। तशवीश से बोली, हम इस इम्कान को रद्द तो नहीं कर सकते ना, क्या पता शौकी भैया को किसी तरह पता चल गया हो, वो अपनी जीप में हमारे पीछे निकल पड़े हो। फिक्र मत करो, इस गाड़ी में शौकी पहलवान भी हुआ तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। गाड़ी अभी फासले पे है, तुम एक चट्टान के पीछे छुप जाओ, मैं सामने जाता हूँ, क्या पता कोई और गाड़ी हो। ऐसी सूरत में वो हमें लेकर आगे तक चले जाएगी। अगर शौकी भैया हुए तो उनके गजब से बच नहीं पाएंगे। वो खौफ से बोली, तुम हाँ ही डर रही हो, तुम देख लो मेकअप के जरिए मेरा हुलिया बदल गया है। इस वक्त तो रात का अंधेरा भी है, तुम्हारा शौकी भैया मुझे आसानी से पहचान नहीं सकेगा। गुलाबो बादिल हास्ता एक बड़े पत्थर के पीछे छुप कर बैठ गई। शहरोज सड़क के दरमियान खड़ा हुआ। जरा देर बाद वो गाड़ी करीब आई। इसने हाथ लहराकर इसे रुकने का इशारा किया। गाड़ी इसके करीब आकर रुक गई। ये पुराने मॉडल की जीप थी। इस पर 2 अफराद मौजूद थे। अंधेरे के बावजूद बड़े ही जसीम और भारी भरकम दिखाई दे रहे थे। इस वक्त ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स ने अपने सर के ऊपर एक बटन दबाया। अचानक ही फ्रंट सीट रोशन हो गई। इस रोशनी में वो दोनों चेहरे साफ दिखाई दिए तो शहरोज का दिल उछलकर जैसे हल्क में आ गया। इसने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर अंदरूनी हलचल के असरात जाहिर न होने दिए। वो दोनों शौकी पहलवान और गुल्लू पहलवान थे। दोनों टटोलती नजरों से इसे देख रहे थे। इसने कनखियों से उस जगह देखा जहाँ गुलाबो छुपी हुई थी। वो ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 फुट फासले पर छुपी हुई थी। अब इनके पास भागने का कोई मौका भी नहीं था।